क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या कि ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस। ठीक है, हम लोग कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं। ठीक है ना, जो NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। ये एक क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 15 NCERT के एक्सरसाइज का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। ये मैं लिखा हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ, करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 meter per second collide with an stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. क्या बताया कि एक बॉडी है, उसका मास है 1 kg का, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक दूसरा वुडन ब्लॉक है जो रेस्ट में है, उसका मास है 5 kg का, उससे ये जाके जो 1 kg का मास है ये टकरा जाता है। टकराने के बाद ठीक है, वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तो जब एक साथ चलेंगे तो उस वक्त सेम स्ट्रेट लाइन में, तो उसके बाद बताना कैलकुलेट द मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। यानी टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम कितना है, और उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। जब वो दोनों कंबाइंड होकर चलते हैं तो वो जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो कितना है वो निकालना है। कितनी बात सुन में, आगे चलते हैं, एक फिगर से बताते हैं हम लोग। ठीक है, देखो वहाँ तक दिख रहा है, वो बॉर्डर पे दिखना चाहिए। ठीक है, बोला क्या, एक हमारा ये बॉडी है, इसका मास है, ठीक है ना, 1 kg मास है 1 kg का, और इसका जो वेलोसिटी है u1 वो है 10 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा बॉडी है, ये इसका मास जो है ज़्यादा है, ठीक है, इसका मास दे रखा है m2 5 kg का है, और u2 जो है ना 0 है, ये रेस्ट में है, ये जाके इससे टकरा रहा है। ये टकराने के बाद ये दोनों ही एक साथ, ये छोटा बॉल और ये बड़ा बॉल दोनों ही एक साथ चलने लगते हैं, एक साथ जा रहे हैं। ये छोटा बॉल बड़ा बॉल एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। यानी कि इसका जो मास m1 है और ये m2 है, दोनों मिला के एक वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी v से जा रहे हैं, तो ये कॉमन वेलोसिटी बताना है। ठीक है ना, और पहले कोलिजन से पहले का मोमेंटम बताना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। ये इसे मिटा दे रहे हैं, बाकी सब वहाँ पे दे रखा है, इसे मिटा दे रहे हैं। तो पहले निकालना है टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। ठीक है, ये निकालते हैं। मोमेंटम तो जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी का होता है। ठीक, तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, m1 कितना 1 kg, u1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, m2 कितना है 5 kg, u2 कितना है 0। तो ये है 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन होगा। आफ्टर द कोलिजन क्या है, इसका मोमेंटम निकालेंगे तो टोटल मोमेंटम तो पहले ये निकाल लेंगे, मगर ये वेलोसिटी चाहिए आफ्टर द कोलिजन।
ठीक है, तो वो वेलोसिटी तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वो वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to conservation of momentum, total momentum before the collision is equal to total momentum आफ्टर द कोलिजन। ये जो था m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन होगा। टकराने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रहे हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू v, ये कॉमन वेलोसिटी, v इज कॉमन वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा मास तो 1 kg का दे रखा है, इनिशियल उससे 10 था u1, ये मास जो है ना 5 kg का है, वेलोसिटी 0 डाल दिया। यहाँ पे जो है मास 1 kg है, ये m2 प्लस 5 kg है और v2 निकालना हमें, ये तो 0 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 6 v2 आ जाएगा। v2 इज इक्वल टू 10/6, v2 इज इक्वल टू 5/3 ले लेंगे या फिर 1.67 लेंगे मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ना कॉमन वेलोसिटी यानी सेकेंड पार्ट हो गया ये, ठीक है ना। सो आंसर जगह द कॉमन वेलोसिटी इज द कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड या फिर 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट बताना है, तो मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट ये बताते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिटा दें, ये समझ में आ गया, नोट कर लिए पीछे वाले बच्चे, दिख रहा है, ये तो बिफोर का था ही था, आफ्टर का बता देते हैं। यहाँ पे मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है, तो ये दोनों मास तो एक साथ चलेंगे और ये इनका कॉमन वेलोसिटी है, ये 1 kg है, ये 5 kg है, 5/3 वेलोसिटी है, 6 5/3 3 2 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये भी मोमेंटम है ना ये, ठीक है ना, इतना। तो क्या रहा, कंजर्व रहा, जितना पहले था 10 था ना, बाद में भी 10 ही है, कितनी बात में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। नोट कर लिए इसे। ये क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। एक मास है 100 kg का, उसका स्पीड जो ना 5 मीटर से लेके चेंज होके 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, टाइम लगता है 6 सेकेंड में। फिर क्या, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, पहले इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम निकालना है, और दूसरा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। कितनी बात सुन में, सोल्यूशन करते हैं इसका हम लोग, ठीक है ना। क्या दे रखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल से u जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v जो है 8 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम लगता है, टाइम टेकन t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। अब हमें निकालना है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। मास दे रखा है इसका, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी,
ये 100 kg का है, ठीक है ना। अब इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे निकालते आ रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम PI क्या आ जाएगा, ये m इंटू U1, ठीक है ना। U इनिशियल वेलोसिटी, m है 100 kg और v है 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, P पाई फाइनल m इंटू वी, m है 100, v है 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल मोमेंटम हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है ना, मोमेंटम ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा है फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। एक तरीका है मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना, अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम कितना है हमारा 800 kg मीटर, और ये 500 और टाइम है 6, तो ये आ जाएगा 300 अपॉन 6। इसे कैंसिल कर देंगे 50 न्यूटन। तो फोर्स कितना लग रहा हमें, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा उस पर, तब जाके वो 5 मीटर से 8 मीटर 6 सेकंड में चेंज होता है। कौन कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, समझ आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से कर लेते हैं, तो हम लोगों ने फोर्स निकाला, और फोर्स निकल के मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन निकाल सकते थे हम लोग, एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। यहाँ 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लिख के निकाल लेते थे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उससे हम लोग निकाल लेते हैं इसको, एक्सेलरेशन निकाल के मास से मल्टीप्लाई कर देते तब भी आ जाता। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी कर दिया, ये थोड़ा अलग है, और ये ध्यान करने के लिए मैंने कर दिया इसको। कितना समझ में आया, चले अगला क्वेश्चन करते इसे, ठीक है, नोट कर। ये अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18। 17 नहीं किया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और 18 कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। एक डंबल होता है, डंबल तो जानते हैं, वो एक जैसे बॉडी वॉडी से बनाते हैं, तो ऐसे 10 kg का है, वो अगर 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिर जाता है तो फ्लोर पे जाकर टकराएगा, तो वो फ्लोर में कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा, ये बताना है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन यानी कि जी का जो वैल्यू होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। कितनी बार सुन में सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है इसका, जब हम उसे गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी बात सुने, हमें जब जैसे ये हमारा अर्थ है और एक डंबल को गिरा रहे हैं, ऐसे मान लो ये डंबल है, ये 80 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो u1 0 होगा, लेकिन जब वो आएगा यहाँ पे ज़मीन पे जस्ट टच होने के पहले कितनी वेलोसिटी है, वो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और जितना वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनटू मास मोमेंटम होगा, जब वो टकराएगा तो वो उसको अर्थ को उतना ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि टकराने के बाद ये रुक जाएगा, तो जितना ही इसका मोमेंटम होगा वो उतना अर्थ को ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब देखते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना आएगा,
हमारा न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशंस है उसमें एक दे रखा है एज वी नो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। 2g जो है हमारा 10 है और h जो है ना 80 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 0 एक यहाँ से कट जाएगा तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और v इज इक्वल टू कितना 4 मीटर आ जाएगा। v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये टच करेगा तो जितना इसके पास टकराते ही अर्थ पे आते ही टकराएगा और सारा मोमेंटम अर्थ में चला जाएगा क्योंकि ये रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर कोलाइडिंग the body comes to rest, so all the momentum of the body is transferred to the earth. So momentum is equal to मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका 10 kg का, वेलोसिटी कितना 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मोमेंटम है ना ये 40 kg मीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम अर्थ को ट्रांसफ़र कर देगा क्योंकि टकराते ही वापस अर्थ पे आ जाएगा। ये हमारा दे रखा आंसर, ठीक है। नोट कर लिए कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। और वो बच्चे जो 9th में गए हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि उन्हें हम एकेडमिक का और इस तरह के कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं वो हम बताते रहेंगे। जो लोग AMU जामिया के एस्पिरेंट है आने वाले दिनों में अपीयर होंगे वो भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इनमें जैसा पेपर आता है, क्या पेपर में आता, कैसा आता, पेपर का सॉल्यूशन भी, एनालिसिस भी सब हम लोग इस पर अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। आता रहेगा। नीट JEE के लिए जो लोग एस्पिरेंट है वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि उनको फंडामेंटल यहाँ पे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। एक मैसेज जो हम पहले बताते थे कि जो लोग 2 इयर्स प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 11th 12th के लिए अलीगढ़ में आकर, तो उनके लिए हमारा रेजिडेंशियल एक हम लोग कोचिंग चलाते हैं। आप आके यहाँ रुक सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रहने का भी, मेस का भी इंतज़ाम करा देते हैं। बाकी उसकी पूरी तैयारी कराई जाती है 2 इयर्स। स्कूल का भी इंतज़ाम है, अगर आप चाहें तो अपने लोकल में किसी स्कूल से रजिस्ट्रेशन करा लें या फिर यहाँ आएंगे तो हम लोग यहाँ अपने स्कूलों में बहुत सारे स्कूल है UP बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो इस तरह से आपके 11 12 भी हो जाते हैं, नीट और JEE की तैयारी भी हो जाएगी और 2 इयर्स के बाद आप बिल्कुल फुल फ्लेज तैयार होंगे और सिलेक्शन 2 इयर्स प्रोग्राम के बाद जब नेक्स्ट 2 इयर्स में जब देंगे तो उसमें आपका बिल्कुल 100% श्योर होगा कि अच्छा रैंक आएंगे, ठीक है। उस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी उस पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है और वो जून तक चलता है, जून के बाद बंद हो जाता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है या जो इन्फॉर्मेशन है उस नंबर पे कॉल करके बाकी डिटेल जानकारी कर सकते हैं। कितनी बात सुन में तो उससे कर लें। आगे चलते हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सरसाइज का जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 9th क्लास में जो दे रखा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। इसके पीछे एडिशनल एक्सरसाइज है, वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो हम देखते हैं उसमें से कोई क्वेश्चन की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब हम लोग एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन का मतलब ये कि हमने कुछ कंसेप्ट अपर क्लास से दिया है और लेक्चर में जाकर देखेंगे आप लोग तो पता चलेगा। तो हम वहीं से कुछ क्वेश्चन उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन एक एक दो दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि उस फॉर्मूले पे कैसे वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक ये फिगर दे रखा है, फ्रिक्शनलेस पुली है। ये पुली पे 2 मास, एक मास ये है M कैपिटल M 10 kg का है, ये स्मॉल m 6 kg का है
और ये कोई इसी से बेस करता हुआ क्वेश्चन दे रखा, 2 masses of 10 kg and 6 kg आर हैंग्ड ऑन फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर। ये हैंग करा हुआ है इस तरह से। व्हाट इज एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। जी का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। कितनी बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आ गया, ये फिगर भी समझ में आ गया। इस तरह का हम लोगों ने कंसेप्ट हमने बताया है इसका। इसमें क्या होगा कि एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा m इंटू जी, इसके रिएक्शन में एक टेंशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये टेंशन जो है इस पुली के जरिए इधर पहुँच जाएगा, इसके ऊपर की तरफ ले जाएगा टेंशन, और इस पे भी एक m इंटू जी नीचे काम कर रहा होगा, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा हम लोगों ने थ्योरी क्लास में बताया है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, a इज़ इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है ना। कितनी बात सुनी? यहाँ पे कैपिटल M दे रखा 10, स्मॉल m 6, 10 प्लस 6, जी का वैल्यू है 10, ठीक है ना। ये a है 4 अपॉन 16 इंटू 10, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो a आ गया 5 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, बहुत ही आसान है, खाली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमने करके दिखाया भी है, ड्राइव कर दिया है, ठीक है। कितनी बात सुन में, ऊपर में डिफरेंस है, नीचे में प्लस है, दोनों। अगर ये प्लस में वैल्यू आ रहा है, जैसे ए का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जिसको हम लोग बड़ा मान रहे हैं वो नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अगर मान लो हम लोग इसी फॉर्मूला में डालने के बाद ए का वैल्यू नेगेटिव आता, नेगेटिव भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो जब नेगेटिव आता है तो इसका मतलब अगर हम इसको नीचे कह रहे थे ना, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, अगर नेगेटिव का वैल्यू हुआ तो। अब पॉजिटिव आ रहा है तो जिसको हम नीचे मान रहे कि नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो यही नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। अगर पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो उल्टा। तो ये हम पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। इफ़ ए इज़ पॉजिटिव देन एम कैपिटल एम मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउन, ठीक है ना, ये मूविंग डाउन, ये नीचे जा रहा है। एंड इफ ए इज़ नेगेटिव, यानी सिंप्लीफाई करके नेगेटिव आया, देन एम इज़ मूविंग अप, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा बॉडी उसका अपोजिट जा रहा है, ठीक है। कितना समझ में आया? अब हम लोग टेंशन निकालते हैं इसका। ये तो पहला पार्ट हो गया एक्सेलरेशन का, और टेंशन निकालने जा रहे हैं। तो टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है? टेंशन का हम लोगों ने फॉर्मूला बताया है, डिराइव कर दिया है वहीं पे। तो जो लोग वीडियो में न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपने मन में रिवीजन कर लें कि टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है इस पुली पे, ठीक है ना। क्या याद कर लिया आप लोग? सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, टेंशन इज इक्वल टू 2 कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों को प्लस कर देंगे, फिर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही है ना जो याद किए थे, यही था ना, मिला लो। कहीं मैं गलत तो नहीं लिख दिया? ऐसा भी होता है, मैं गलत लिख देता हूँ और मुझे खुद ही पता नहीं होता, ठीक है। चलो, पर ये सही है, ठीक है ना। आगे चले हम लोग। तो ये 2 है, कैपिटल एम कितना 10, स्मॉल एम कितना 6, कैपिटल एम नीचे 10, ये 6, और ये जी का वैल्यू भी 10 ले लिया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 आ जाएगा, और ये 16 आ रहा है, ये 10 आ गया। अगर हम 4 से काटते, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा, ठीक है ना, 2 से 2 5 ज़ा, और ये 2 से 15 ज़ा, 15 5 75 न्यूटन का टेंशन लग रहा है। तो ये जो टेंशन इधर भी और इधर भी सेम टेंशन होता है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। तो 75 न्यूटन टेंशन जो है ना, फोर्स होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, तो इसलिए 75 न्यूटन का। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे के हमने ये कंसेप्ट को समझाया। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कभी कभी। जो लोग एंट्रेंस में जाएंगे, स्पेशली जामिया के लिए, तो मैं श्योर होता हूँ कि जामिया में इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं,
क्योंकि वो थोड़ा सा जामिया के डिप्लोमा में अपर क्लास से पूछते हैं, ठीक है ना। एमयू में तो एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल लिमिट है, क्योंकि लोग क्लेम करने लगते हैं ना कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना कोर्स से बाहर है, एनसीईआरटी का सिलेबस है तो ये क्वेश्चन जो है ना कोर्स से बाहर है, तो फिर वो आरटीआई डाल देते हैं, फिर वो क्वेश्चन का क्लेम कर देते हैं। इसलिए एमयू ना ये सब झंझट बंद कर दिया, अब वो बाहर से देता ही नहीं, अंदर से देता है। जिसको दम हो पढ़ के आना और देख लेना कितना अंदर से मैं क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है ना। तो अब वो अंदर ही अंदर से आदमी को पता भी नहीं चलता, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और अंदर से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, तो खुद ही फंस जाते हैं, ठीक। नोट कर लिए इसे, बंद करो। ये अगला क्वेश्चन हम लोग किया, ये एक ब्लॉक दे रखा है, मास दे रखा 15 kg, M3 15 kg दिख रहा है, M2 10 kg, M1 5 kg, और इधर से राइट से फोर्स लगा रहे हैं, ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे जो टेंशन है T2 है, यहाँ पे टेंशन T1 है, इन दोनों का हमें वैल्यू बताना है। ये भी फिगर वैसे ही है जैसा हम लोगों ने एक थ्योरी में बताया था, देखा तो होगा, रिवीजन कर लीजिए जाके, और देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स अपॉन कैपिटल M ले लेते हैं, यानी सारे मास का सम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स है 50 न्यूटन है, और यहाँ जो मास है 5 kg प्लस 10 kg प्लस 15 kg, टोटल 30 आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू 50/30, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें T1 लेना है, नाउ T1 इज इक्वल टू A मास, उसके जहाँ से हम लोग टेंशन लेते हैं और जिधर मूव कर रहा है उसके मूव के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जितना मास होता है वही मास लेते हैं। तो ये टेंशन ले लेते हैं, इसका बॉडी तो इधर मूव कर रहा है, ये इधर फोर्स लगे इधर मूव कर रहा है, इस टेंशन के पीछे सिर्फ एक ही मास है M1, अब वो है 5 kg का, ठीक है। तो M1A ये टेंशन हो जाएगा, M1 का वैल्यू दे रखा 5 और एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा 5/3, ये 25/3 ये न्यूटन आ गया, ठीक है ना। T1 का वैल्यू आ गया। ऐसे ही लेते हैं T2 यहाँ पे, तो इसका बॉडी जब इधर मूव करता है बैक में कितना मास है, तो ये लेते हैं M1 प्लस M2 इंटू A। M1 ये वाला है लास्ट वाला 5 kg का है, और ये M2 जो है 10 kg का है, और एक्सेलरेशन कितना 5/3, ये आ जाएगा 15/15 इंटू 5/3, 3 से काटेंगे 5, ये 25 न्यूटन। तो ये T2 जो ना 25 न्यूटन का है। हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दिया क्योंकि हम लोगों ने डिराइव करके रखा ही इसीलिए। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया ये, आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पुली यानी हैंगिंग बॉडी से, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने। ये 3 बॉडीज़ दे रखे हैं, M1 5 kg, M2 2 kg, M3 3 kg का है, और ये इस तरह से हैंग कर रखा है। ये ऊपर वाला टेंशन T1 है, ये बीच का T2 है, ये T3 है, और इसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा है 3 बॉडीज़ M1 M2 एंड M3 ऑफ मास 5 2 एंड 3 kg आर हैंगिंग एज शोन, ठीक है ना। कैलकुलेट T1 T2 T3 व्हेन 1 whole system is moving upward with a constant velocity 5 meter per second, और दूसरा whole system is moving up with an acceleration of 2 meter per second square। कितनी बात सुन में। अब क्या होता है, पहले वाला सिस्टम में देखते हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, ठीक है। आगे दे रखा है कि जब ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, 0 एक्सेलरेशन होगा। व्हेन द सिस्टम इज मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, वेलोसिटी
then the acceleration is 0, acceleration is 0, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब इसमें जो टेंशन होगा T1 कैसे निकालेंगे, ये टोटल मास, क्योंकि जितना इस पे वेट लग रहा होगा, नीचे जी कर लगा, इस पे भी जी लग रहा होगा, इस पे भी जी लग रहा होगा, इस पे भी जी लग रहा होगा, तो टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा उतना ही हम अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लेंगे तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन लगा रहे हैं, तो नीचे जितना मास है वो सब मास को लेंगे। तो T1 जो लेंगे वो M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहाँ G जो है ना, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट में ले जाना ऊपर, तो G से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो T1 जो आएगा ये 5 प्लस 2 प्लस 3 और G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये टोटल करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये 10 यानी 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये टेंशन जो T1 जो है ना 100 न्यूटन का होगा, ठीक है। अब T2 अगर निकालना चाहते हैं हम लोग, T2, तो T2 यहाँ है, उसके नीचे कितने मास लटके हुए हैं, ये 2 मासेस है, तो M2 प्लस M3 इंटू G। M2 जो होता है 2 kg का है, ये 3 kg का है, और G 10 है, ये 5 इंटू 10 50 न्यूटन का टेंशन होगा, ये N2, ये T2, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर T3 निकालना चाहते हैं हम लोग, तो T3 जो है इसके नीचे कितने मास लटके हुए हैं, T3 इज इक्वल टू M3G। M3 दे रखा है 3 और G का वैल्यू है 10, यानी कि 30 न्यूटन इस पे टेंशन लग रहा होगा। तो ये हो गया हमारा T1, T2, T3 व्हेन द बॉडी इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब बॉडी ऊपर जाता है तो उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होता है, खाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लेते हैं। अब क्या बताया कि ये जो है सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की तरफ, तो फिर क्या होगा, टेंशन T1, T2, T3 इसे मिटा देते हैं, और अगर जब एक्सेलरेशन होता है तो उस वक्त टेंशन का जो फार्मूला होता है वो हम लोग T1 फिर से लिखते हैं हम लोग। T1 जो है व्हेन, सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, व्हेन द बॉडी इज, व्हेन द सिस्टम इज मूविंग अप विद एन acceleration, then the tension is given as ये T1 जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो T1 मास इंटू टोटल मास जो होगा M1 M2 M3, और ये जो है A जितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है वो प्लस G, ये दोनों प्लस A प्लस G से आने लगेगा। भी ये कितनी बात समझ में आई, ये बढ़ गया जब एक्सेलरेट करता है तो, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी था एक्सेलरेशन 0 था तो यहाँ 0 डाला था तो वो खाली G ही G चल रहा था वो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 3 और ये 2 प्लस 10, क्योंकि एक वैल्यू 2 दे रखा है क्वेश्चन में, 10 12 120 न्यूटन का टेंशन होगा T1, ठीक है ना। ऐसे ही T2 निकालते हैं हम लोग। T2 जो होगा यहाँ पे उसके नीचे का मास लेंगे M2 प्लस M3 एंड A प्लस G। M2 है 2, 3 है यहाँ पे, और ये 2 प्लस 10 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, ये 60 न्यूटन आ जाएगा। T2 जो है 60 न्यूटन का लग रहा है यहाँ पे T2। अब इसको अगर निकालना चाहेंगे T3 को तो फिर इसी तरह से यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है ना। T3 इज इक्वल टू M3 इंटू A प्लस G। M3 का वैल्यू है 3 और A है 2 प्लस 10, 3 इंटू 12 36 न्यूटन। तो ये आ गया T3। कितनी बात सुन में आई। तो ये दोनों हमने ले लिया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करता है उसका, या एक्सेलरेटेड मोशन करता है उसका,
ये थोड़ा एडिशनल हमने क्वेश्चन करा दिया उनके लिए जो लोग नीट जेई के लिए फाउंडेशन लेना चाहते हैं या अपर का जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और एकेडमिक वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो नुकसान थोड़ी करेगा, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे मुश्किल होते जा रहे हैं। इसलिए आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं पे भी कुछ भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, वरना कम पढ़ोगे तो कम ही जानोगे, कम जानोगे तो कम ही कंपटीशन निकाल पाओगे। ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा जानोगे तो ज़्यादा कंपटीशन को अच्छा कर सकते हो। एनीवे, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।